तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले स्वरों पर। किस पर बात करें? स्वर पर, क्योंकि हम वर्णमाला, इससे पिछले चैप्टर में हम वर्णमाला पर बात कर चुके हैं और हम ये भी बात करते हैं कि जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं वर्ण? एक होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन। इन पर हम अभी तक बात कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्वर, और स्वरों के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार, या फिर स्वर होते क्या है उन पर हम बात करने वाले। ठीक है कि नहीं? ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर स्वर कौन से वर्ण होते हैं और किसी भी वर्ण को स्वर कैसे बोला जाए, इस पर भी हम बात करते हैं। सबसे पहले वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो होते हैं 11। कितने स्वर होते हैं? 11। अब मेरे साथ थोड़ा इनकी काउंटिंग करो और उससे चलते रहो, बोलते हो। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, रि, ए, आई, ओ, औ। टोटल कितने स्वर हैं? 11। आपके दिमाग में बात आ रहा होगा कि जो वर्णमाला है उसमें तो अंग और अह भी दिया जाता है, क्या वो स्वर में शामिल होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो रखे जाते हैं स्वरों के साथ, लेकिन वो स्वरों में शामिल नहीं होते हैं। उन्हें हम अयोगवाह इसीलिए कहते हैं। तो हम अयोगवाहों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम इन 11 स्वरों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो आ रहा है वो है स्वर। परिभाषा क्या होगी? एक परिभाषा पहले नॉर्मली हम किताबी लैंग्वेज पर बात करेंगे, फिर हम समझने वाले तरीकों पर बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले किताब वाला क्या कहता है? किताबी लैंग्वेज क्या है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। मैं अगर बोलूं जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु फेफड़े से निकल करके बिना किसी बाधा के मुंह से बाहर आ जाती है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु बाधा के साथ बाहर आई, यानी जीभ वगैरह उनके उच्चारण में बाधा पहुंचाए, ऐसे वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। ठीक, ये जितने स्वर हैं इन स्वरों को हम अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग प्रकारों में विभाजित करते हैं। ठीक है, स्वरों के प्रकार पर बात करते हैं। हम स्वरों को 6 आधारों पर विभाजित करते हैं। कितने आधारों पर? 6 आधारों पर। पहला आधार है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर। किसके आधार पर? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर। दूसरा आधार है ओष्ठ की आकृति। ओष्ठ मतलब ओठ, ये हमारे ओठ है जो, तो ओष्ठ की आकृति के आधार, यानी उसकी बनावट किस तरीके की हो रही है उसके आधार पर स्वर। तीसरा है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। चौथा है तालु की स्थिति के आधार पर स्वर। पांचवा है अनुनासिकता के आधार पर स्वर, और छठा है जाति के आधार पर स्वर। तो हम स्वरों को कितने आधारों पर विभाजित करते हैं? हम 6 आधारों पर स्वरों को विभाजित करते हैं, जो आपके सामने मैंने लिखे। ठीक है, अच्छा, अब हम शुरुआत करते हैं पहले टाइप से, यानी पहले आधार पर, जो हमारा मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर। मात्रा या उच्चारण के काल के आधार पर जो स्वर होते हैं उनका पहला प्रकार है ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर। दूसरा, इसी स्वर को एक और नाम देते हैं, इसे कहते हैं लघु स्वर। क्या कहते हैं? लघु स्वर। इसी को एक और नाम दे देते हैं, इसलिए मैं स्लैश में लिख रहा हूं। इसी को आप एक नाम देते हैं एक मात्रिक स्वर। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। और इसी को एक और नाम आप देते हैं, उसे आप कहते हैं मूल स्वर। क्या कहते हैं? मूल स्वर। नाम एक ही है ये सब चीजें, लेकिन इनको अलग अलग टाइप के आधार पर समझाया गया। देखें, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर होते हैं वो उन्हीं स्वरों का आप ह्रस्व स्वर कहते हैं, उन्हीं स्वरों को आप लघु स्वर कहते हैं, उन्हीं स्वरों को एक मात्रिक कहते हैं, उन्हीं स्वरों को आप मूल स्वर कहते हैं। अब यह है कि सर इनको इतने अलग अलग नाम क्यों दिए गए, जरा इन्हें समझे, है ना? आइए समझे जरा। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? ह्रस्व का मतलब होता कम, थोड़ा। समझ रहे हो कि नहीं? देखो मैं आपको समझा देता हूं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। अब पॉइंट है सर लघु स्वर क्या होता है? सेम यही, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु माने कम, छोटा, तो कम समय लगता है, उनको हम क्या कहते हैं? लघु स्वर। ह्रस्व और लघु लगभग एक जैसा है। अब यह है कि सर एक मात्रिक क्या हुआ? देखें मात्राएं क्या होती? मात्राएं बोलते किससे? व्यंजनों के उच्चारण करते समय हम जब जो स्वरों का प्रयोग करते हैं उनकी जो मात्राएं हम लगाते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं। देखें तो थोड़ा सा एक मात्रिक कैसे? देखो,
अगर मैं एक मात्रिक की बात करूं तो वो कौन से स्वर हैं जो एक मात्रिक है? देखो, जब कभी मैं आपको छंद पढ़ाऊंगा ना, उसमें भी हम बात करेंगे एक मात्रिक और द्विमात्रिक की। देखो, छंद में एक मात्रा के लिए सिंगल दंडिक का प्रयोग किया जाता है, सिंगल, इसे खड़ी पाई कहते हैं, और दो मात्राओं के लिए ऐसे, इस एस, अंग्रेजी के एस का प्रयोग किया जाता है छंदों में। यही है असली मात्रा का पहचान। ठीक है, अब एक मात्रिक कौन होगा? जिनके उच्चारण में कम समय लगेगा वो एक मात्रिक है। कौन है? जैसे औ, और कौन है? जैसे ई, और कौन है? जैसे उ, और कौन है? जैसे री। अगर मैं इनके इस मात्रा के अनुसार लगाऊं तो औ के लिए जो हम मात्रा लगाते हैं सिंगल 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 सिंगल, ऐसे लाइन में हम इनको काउंट करते हैं। अगर मैं यहीं पे आ लिख लूं तो आ के लिए ऐसे मात्रा आती है, इसे आपको डबल मात्रा माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? डबल मात्रा। समझेगी नहीं? जैसे मैं आ की बात करूं, आ बना कैसे है? डबल मात्रा कैसी? क्योंकि आ जो बना है वो औ प्लस औ को मिला के बना है। क्या ये दो मात्राएं हैं या नहीं? है ना? जैसे बड़ी ई कैसे बना? अगर मैं बड़ी ई बात करूं, ये भी डबल मात्रा है। ये कैसे बना? तो हमने छोटी ई प्लस छोटी ई, ये दो मात्राएं हैं या नहीं? और इन दो मात्राओं से मिलकर ये बड़ी मात्रा बनी, है ना? तो ये डबल मात्रा, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में सिंगल मात्रा का प्रयोग होता है उनको हम क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। दूसरा है हमारे पास मूल स्वर, वो स्वर जिनके द्वारा सभी स्वर बने हैं। अब कौन है वो मूल स्वर? हमारे पास मूल स्वर है ये अ, अभी जो हमने लिखा था ई, उ और री, ये हमारे पास मूल स्वर है। अब ये मूल स्वर क्यों है? क्योंकि जो 11 के 11 स्वर हैं वो सब इन्हीं स्वरों से मिलकर बने। समझ रहे हो कि नहीं? जो 11 के 11 स्वर हैं वो इन्हीं स्वरों से मिलकर बने, इसलिए इन चार स्वरों को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर। तो आपके पास प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल स्वर कौन होते? तो मूल स्वर है अ, ई, उ और री, ये चार मूल स्वर है ना? तो पहला प्रकार, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर अगर मैं स्वरों का विभाजन करूं तो पहला आधार विभाजन है ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर। एक ही नाम है, अलग अलग पूछे जा सकते। अब यह है कि सर आपने मूल स्वर को बारे में बताया, तो जरा बता दें मूल स्वरों से किस तरीके से 11 स्वर बन रहे हैं। मैं बता के दिखाऊं? ठीक है, समझे इधर थोड़ा सा। देखो, अगर मैं औ था हमारे पास मूल स्वर, और क्या था हमारे पास मूल स्वर? ई, और क्या था? उ, और क्या था? री, ये चार ही थे हमारे पास मूल स्वर। अगर मैं अ में अ मिलाऊं तो क्या बनता है? आ। अगर मैं ई के साथ ई, यानी ई की एक मात्रा और मिला लूं तो क्या बनता है? ई। अगर मैं उ के साथ उ मिलाऊं तो क्या बन जाता है? उ। अगर मैं री के साथ छोटी री मिलाऊं तो क्या बन जाना चाहिए? बड़ी री, जो कि संस्कृत में होता है, लेकिन ये है ही नहीं हमारी हिंदी में, इसलिए हम री को सिंगल रख लेते हैं। समझे कि नहीं? क्योंकि ये संस्कृत में है, संस्कृत में बनना था इसमें, बड़ी री बनना था इसने, लेकिन जो है ये हिंदी में है ही नहीं, तो इसको सिंगल री मार देते हैं। तो 1 2 3 4 ये थे, 3 ये बन गए, 3 ये बने कि नहीं? तो टोटल कितने हो गए? 7 स्वर बन गए। अब हमें 4 स्वर और चाहिए, तो वो कैसे बनेंगे? देखो, अगर मैं अ के साथ ई मिलाऊं, ध्यान से सुनना, अगर मैं अ के साथ ई मिलाऊं छोटी ई, तो क्या बनता है? ए। अगर मैं अ के साथ बड़ी ई मिलाऊं तो क्या बनता है? आई। और अगर मैं अ के साथ उ मिलाऊं तो क्या बनता है? ओ। और अगर मैं अ के साथ बड़ा उ मिलाऊं तो क्या बनता है? आउ। अब गिनो, 7 ये हो गए थे, 8 9 10 11, टोटल स्वर कितने हुए? 11। क्या हमने इन 4 मूल स्वरों से 11 स्वर नहीं बनाए? इसीलिए इन 4 स्वरों को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर। पहला आधार, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का पहला प्रकार का आधार हमने बात कर दी। समझ आया? पूरी बात क्लियर? ठीक। दूसरा आधार, दूसरा प्रकार क्या है? देखें, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर दूसरा प्रकार, सुनना थोड़ा। बी, ह्रस्व का उल्टा क्या होता है? दीर्घ। ह्रस्व का उल्टा क्या होता है? दीर्घ। लघु का उल्टा क्या होता है? गुरु। एक मात्रिक का उल्टा क्या हो जाएगा? द्विमात्रिक। क्या हो जाएगा? द्विमात्रिक। और मूल स्वर का उल्टा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अपोजिट में जाएगा, उसे कहेंगे संधि स्वर। क्या कहेंगे? संधि स्वर। अच्छा, अब सर की दीर्घ क्या हुआ? देखो, ह्रस्व में हमने बात की थी जिनके उच्चारण में कम समय लगे,
तो दीर्घ का मतलब, दीर्घ या गुरु का मतलब होता है कि जिनके उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से ज्यादा समय लगे, समझ रहे हो, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से ज्यादा समय लगे, ऐसे स्वरों को हम या तो दीर्घ कहेंगे या तो हम उन्हें गुरु कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब है कि द्विमात्रिक कैसे, अभी तो हमने बात की थी, क्योंकि ह्रस्व या लघु स्वरों या मूल स्वरों में 4 स्वर थे। कौन कौन से थे? अ था, छोटी ई था, ऊ, छोटा ऊ था, री था, यही थे ना? क्या इनकी एक एक मात्रा ही नहीं होती? ऐसे मैंने कहा था खड़ी पाई में। और द्विमात्रिक में बाकी भिन्न जितने हमने बनाए थे, इनसे बाकी 7 स्वर जो बनाए थे, वो सब के सब स्वर जितने भी होते हैं उनकी डबल मात्राएं होती, अभी बताए थे मैंने। और उसके लिए देखा होगा आपने, ऐसे अंग्रेजी के एस का प्रयोग किया जाता है, ये द्विमात्रिक स्वर है। ये 2 मात्राएं गिनी जाती है, अगर आप कभी छंदों में काउंट करोगे तो ये 2 मात्राएं गिनी जाती। क्या ये द्विमात्रिक नहीं है? और संधि स्वर क्यों कहा गया इनको? क्योंकि संधि में इन्हीं स्वरों का प्रयोग हो रहा है। दूसरा, इसलिए भी संधि कहा गया क्योंकि संधि का मतलब होता है जोड़, क्योंकि ये जो संधि स्वर है मूल स्वरों के मिलने से बने हैं, इसलिए इन स्वरों को हम संधि स्वर कहते हैं, यानी जोड़ करके बने हुए स्वर। आ गया? ठीक। तीसरा प्रकार सी, तीसरा टाइप क्या है? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर तीसरा टाइप है प्लुत स्वर। क्या है? प्लुत। अच्छा, अब ये प्लुत क्या हुआ? प्लुत ऐसे स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में, देखो सुन लो थोड़ा सा, सबसे कम समय लग रहा है ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में, उससे थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है दीर्घ स्वरों के उच्चारण में, और उससे भी ज्यादा समय लगेगा प्लुत स्वरों के उच्चारण में। लेकिन वो स्वर कौन से होंगे? यही स्वर होंगे जिनको आप लंबे समय तक प्रयोग करेंगे। ध्यान से सुनो थोड़ा सा, कौन स्वर होते? ज्यादातर दीर्घ स्वर। इन्हीं दीर्घ स्वरों को जब आप लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो आप उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। नॉर्मली समझे, ये वास्तव में वर्णमाला के स्वरों में नहीं होंगे, लेकिन यही स्वर जब हम इनको लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो इन स्वरों को हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। देखो, इन स्वरों का प्रयोग हम नाटकों और संवादों में करते हैं। किसमें करते हैं? जैसे मैं आपको बता, जैसे हम ओम लिखते हैं, ओम देखा आपने? ओम कैसे लिखते हैं? देखो पहले तो नॉर्मल देखो, वैसे हम ओम कैसे लिखते हैं? ऐसे ऐसे लिखते हैं ओम, ऐसे तो साइन बना दो आप ओम का, है ना? एक और तरीका ओम लिखने का, देखो मैं अभी दिखाता हूं आपको एक और तरीका ओम लिखने का। कभी आपने ऐसा देखा ओ ऐसा म, कभी आपने ऐसा देखा ओम लिखते हो? देखा होगा। यानी इस ओ की जो मात्रा है, इसको इस ओ के जितना ओ बोलने में टाइम लगता है उसके 3 बार के टाइम को मल्टीप्लाई करना है, यानी ओम। ठीक है, यानी आपको यह समझना है कि जिन स्वरों को हम लंबे समय तक उच्चारण लगातार उच्चारित करते हैं, ऐसे स्वरों को हम प्लुत स्वर कहते हैं। और इन स्वरों का उच्चारण नाटकों और संवादों में किया जाता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा राम लिखा हुआ, राम, हे राम, तो अगर रा के पीछे ऐसे ऐसे करके लिख लेते हैं, फिर यहां आप मां लगा लोगे, तो ये एस क्या है? ये डबल डबल मात्रा है, जितनी बार वो करना पड़ेगा उतनी मात्रा के बराबर। ये डबल मात्रा, डबल मात्रा, डबल मात्रा, यानी रा जो आ है उसको आपको 3 बार के आ के बराबर खींचना पड़ेगा, तो राम। ठीक है, तो ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर हमने स्वरों को कितने प्रकारों में विभाजित किया? 3 प्रकारों। पहला ह्रस्व या लघु, या इसी को आप आगे बढ़ा दो स्वर। दूसरा दीर्घ या गुरु, या इसी को आगे बढ़ा दो ये वाले स्वर। और तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक, अब पेपर वाला आपसे इन्हीं में से किसी एक स्वर को, टाइप को उठा के पूछा सकता है कि ये प्रश्न कैसा है। पूछ सकता है मूल स्वर कौन है, पूछ सकता है एक मात्रिक स्वर कौन है, पूछ सकता है लघु स्वर कौन है। क्लियर हुआ कि नहीं? स्वरों के प्रकार के अंतर्गत अब हम दूसरे प्रकार पर आते हैं, और दूसरा प्रकार है ओष्ठ की आकृति। किसकी? ओष्ठ की आकृति के आधार पर। आकृति का मतलब होता है आकार के आधार पर स्वर। ठीक, अच्छा, ओष्ठ की आकृति पर आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। पहला प्रकार है वृत्तमुखी। क्या है? वृत्तमुखी। वैसे अवृत पहले लिख लेना चाहिए था हमको, पहले हम अवृत लिख लेते हैं क्योंकि अवृत पहले आता है। पहले आएगा अवृत्तमुखी। पहला प्रकार क्या है? अवृत्तमुखी। और दूसरा जो प्रकार है वो क्या है? वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओष्ठ गोल न हो उन्हें कहेंगे अपृतमुखी, और जिनके उच्चारण में हमारे ओष्ठ
गोल हो उन्हें कहेंगे वृत्तमुखी। अब यह है कि इनमें से कौन वृत्तमुखी और कौन अवृत्तमुखी। देखें, अगर मैं इन स्वरों में बोलूं तो वृत्तमुखी कौन से हैं, अवृत्तमुखी। पहले अवृत्तमुखी, आप इनका उच्चारण करते चले, आपको पता चल जाएगा। औ बोलो, औ गोल नहीं हो रहा है, आ गोल नहीं हो रहा है, ई गोल नहीं, ऐसे चौड़ा हो रहा है, ई गोल नहीं हो रहा है, ई गोल हो रहा है, उ अब गोल होकर कि नहीं, ओ गोल हो रहा कि नहीं। देखो इन दो के उच्चारण में गोल हो गया, री में नहीं हो रहा है, ए में नहीं हो रहा, आई में नहीं हो रहा, आई नहीं हो रहा, ओ आओ गोल, इन दो में। यानी ये जो दो है ये तो है वृत्तमुखी। क्या है, वृत्तमुखी। ये दो, ये और ये दो भी क्या है, वृत्तमुखी। यानी वृत्तमुखी कौन कौन निकले, वृत्तमुखी निकले हैं ओ, और आओ, ये क्या है, वृत्तमुखी। और बाकी जितने बचे वो स्वर क्या है, अवृत्तमुखी। तो बोल के दो, उच्चारण करके भी देख सकते हो आप। अ, आ, ई, री, ए, आई, बस है या नहीं। तो कितने स्वर हैं अवृत्तमुखी, 1 2 3 4 5 6 7 स्वर अवृत्तमुखी हैं और 4 स्वर क्या है, वृत्तमुखी। तो हमने स्वरों के अंतर्गत जो हमने दो आधारों पर बात कर दी है, पहले मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। इसको समझे ना, उच्चारण काल का मतलब क्या, उच्चारण में कितना समय लग रहा है, तो उच्चारण काल के आधार पर हम बात कर चुके। दूसरा आधार है ओष्ठ की आकृति के आधार पर। तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर जो स्वर है वो हमने अभी दो प्रकार के बता दिए, एक है अवृत्तमुखी, दूसरा है वृत्तमुखी। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं। अगला 4 प्रकारों पर हम अगली क्लास में बात करेंगे।